आज हम कवर करेंगे 201 से लेकर के 300 तक। 100 क्वेश्चन कवर करेंगे 201 से लेकर और 300 तक। चलिए जवाब देते रहिए। पूछ रहे हैं कि राउफ नृत्य किस राज्य का है? उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का या फिर जम्मू कश्मीर का? बताएं बेटा, तेजी के साथ में जवाब देंगे, तेजी के साथ में आंसर करेंगे भाई सभी साथी। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब बता दीजिए। राउफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होता है प्यारे साथियों इसका जम्मू और कश्मीर। जिन बच्चों का डी ऑप्शन है उनका एकदम सही और सटीक जवाब है। जिन बच्चों का कुछ और जवाब है वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि भविष्य में आप लोग उसका रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम से पहले पहले अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। चलिए देखते हैं 202। पूछ रहा है आप लोगों से कि रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई की जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड या फिर केरल और कर्नाटक? बताएं बेटा जी, तेजी के साथ में जवाब दें भाई। कमेंट आ जाने चाहिए था आप लोगों के अब तक। कमेंट करना स्टार्ट कर दें भाई सभी साथी। रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई की जाती है? राइट आंसर बनता है इसका उत्तर प्रदेश और बिहार। पूछ रहा है बच्चों, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कितनी होती है? 1/6, 1/8, 1/10 या फिर 1/15? तेजी के साथ में आंसर करें भाई। सभी साथी तेजी के साथ में कमेंट करेंगे, सभी साथी तेजी के साथ में कमेंट करेंगे। गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक कर देंगे अंगूठे का निशान दबा करके। माई संसार के नाम से जवाब आया है 202 का सी। अभी देख लेते हैं बच्चों, लोकसभा आयोजित करने के लिए जो अपेक्षित गण आपूर्ति है वो कितनी होती है? 1/10। सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता हुआ पूछा जा रहा है, कि क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सी धातु होती है? लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, जस्ता होता है या फिर कोबाल्ट होता है? बताइएगा सभी बच्चे भाई, कमेंट जरूर करें, सभी बच्चे कमेंट जरूर करें। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सी धातु होती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट? टेल मी द राइट आंसर। चलिए बच्चों, राइट आंसर होता है इसका मैग्नीशियम। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सी धातु मिलती है? मैग्नीशियम पाया जाता है। हाथ पर हाथ रख करके ना बैठे कोई भी बच्चा, सभी बच्चे जवाब जरूर दें। अगर आपका जवाब सही मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जवाब अगर गलत मिला तो आपको सीखने को मिलेगा। दोनों ही स्थिति में फायदा आप लोगों का ही होने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा कि निम्न में कौन से एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, खुदक निकाय में, दीर्घ निकाय में या फिर संयुक्त निकाय में? बताएंगे बेटा जी, तेजी के साथ में आंसर करें भाई। गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक कर दें। जो बच्चे पहली बार वीडियो पर आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर सुबह 6:30 बजे से जीएस के 100 क्वेश्चंस और शाम को 7:30 बजे से जीके के 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आए जाते हैं। फटाफट से जवाब दें भाई, कमेंट नहीं आ रही है आप लोगों की, कमेंट आनी चाहिए थी, कमेंट आनी चाहिए थी आप लोगों की। फटाफट से कमेंट करके जवाब देते रहें। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर बन जाता है मेरे बच्चों अंगुत्तर निकाय में। ए ऑप्शन जिनका है उनका एकदम सही और सटीक जवाब है। यश सिंह ने लिखा है चरण स्पर्श गुरुजी, नमस्कार भाई और शुभ आशीर्वाद आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90? बताएं बच्चों, तेजी के साथ में जवाब दीजिए, तेजी के साथ में जवाब दो फटाफट। क्या कर रहे हो? बताइए बताइए, फटाफट से आंसर करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यश, माई संसार, वेरी गुड। चलिए बेटा, राइट आंसर होता है इसका 89, सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही और सटीक जवाब। ठीक है,
ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली राइट। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है प्यारे बच्चों? 89, 89 तारामंडल हैं। आगे पूछ रहा है आप लोगों से, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में या फिर समताप मंडल में? बताते रहिए, तेजी के साथ में जवाब दीजिए। सभी बच्चे जवाब देते रहिए। सभी बच्चे जवाब दीजिए कि हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं। भीमसेन का आ गया 207 का ए। बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चों। चलिए, जो हवाई जहाज है वो कौन से मंडल में उड़ते हैं बेटा? समताप मंडल में उड़ते हैं। डी ऑप्शन है इसका एकदम सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, जे बी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताएं, फटाफट से आंसर करें। तेजी के साथ में कमेंट करें भाई सभी साथी। सभी साथी तेजी के साथ में कमेंट करें। फटाफट से जवाब दें। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? चलिए, राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सटीक जवाब। बढ़ेंगे बच्चों 209 की तरफ। पूछ रहा है आपसे कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? बताओ बेटा, तेजी के साथ में जवाब दो फटाफट से। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि बाद में रिवीजन करके आप अपनी कमियों को पूरा कर सकें। पूछ रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इब्न बतूता जो यात्री था किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन? बताएं बच्चों। नगीना सोलंकी ने लिखा है जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। सर जी हम क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। बहुत बढ़िया बेटा। माही संसार 210 का ए, रोहन सिंह का बी, यस का ए। चलिए, इब्न बतूता जो यात्री था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जिनका जवाब गलत है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में रिवाइज करके अपनी कमियों को पूरा कर लेना। पूछ रहा है बेटा कि इतिहास में किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड कैनिंग को या फिर लॉर्ड नेटन को? लॉर्ड रिटन है ये। बताएं, तेजी के साथ में आंसर कर दें भाई, देरी ना करें बिल्कुल भी, बिल्कुल भी देरी ना करें, फटाफट से जवाब दें। इतिहास में किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है? इसका राइट आंसर बन जाएगा लॉर्ड रिपन। ए ऑप्शन हो जाएगा जी एकदम सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से या फिर हॉकी से? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर बनेगा इसका हॉकी। बेटन कप किस खेल से संबंधित है बच्चों? हॉकी के खेल से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी के खेल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि लेंस किससे बनता है? पाइरेवस कांच से, फ्लंट कांच से, साधारण कांच से या फिर कोबाल्ट कांच से? बताइएगा, लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है मेरे प्यारे साथियों फ्लंट कांच से। लेंस किससे बनता है? फ्लंट कांच से बनता है। बी ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। आगे पूछ रहा है कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है?
ईथर होती है, अमोनिया होती है, मीथेन होती है, या फिर एथिलीन होती है? बताना जरा, तेजी के साथ में कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करें भाई सभी साथी। सभी साथी तेजी के साथ में कमेंट करें। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है? राइट आंसर है बच्चों इसका एथिलीन। डी ऑप्शन है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 215 पूछ रहा है कि टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति किस मिट्टी में होती है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, या लेटेराइट मिट्टी में? बताया जाए, तेजी के साथ में जवाब दे दीजिए फटाफट से। तेजी के साथ में कमेंट करें भाई, तेजी के साथ में आंसर करें। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति किस मिट्टी में होती है? राइट आंसर बन जाएगा इसका काली मिट्टी में। बी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही जवाब। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 216 पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम वंश कौन सा था? आराविड वंश, संगम वंश, सालुव वंश, या फिर तुलुव वंश? बताएं बेटा। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? सही जवाब होता है आरावीडु वंश। ए ऑप्शन बन जाएगा एकदम सही और सटीक जवाब। 217 पूछ रहा है आपसे, गुलरुखी नाम से कौन शासक अपनी कविताएं लिखता था? कौन सा शासक गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, जहांगीर, या फिर इब्राहिम लोदी? बताएंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे भाई तेजी के साथ में। गुलरुखी नाम से कौन शासक अपनी कविताएं लिखता था? इसका सही जवाब होता है सिकंदर लोदी। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहा है बच्चों, विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, वॉन झील, आयर झील, या फिर बैकाल झील? खारे पानी की झील पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे अधिक खारे पानी की यानी कि जिसके पानी में खारापन ज्यादा है, ये पूछिए। राइट आंसर बन जाएगा वॉन झील। सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? वॉन झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में, अहमदाबाद में, मोहाली में, या फिर वाराणसी में? बताएंगे जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे। सारे ही क्वेश्चंस पेपर के मतलब के हैं। गुरु दक्षिणा देने के लिए अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक जरूर करें। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? राइट आंसर है इसका वाराणसी में। डी ऑप्शन बन जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे पूछ रहा है बेटा कि संगौली की संधि कब हुई? 1809 में, 1816 में, 1826 में, या फिर 1834 में? बताइएगा, संगौली की संधि कब हुई थी? संगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी। पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, या फिर सागवान के वृक्ष के नीचे? बताएंगे बच्चों, फटाफट से जवाब देंगे बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी साथी। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? राइट आंसर बन जाता है इसका साल के वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 222 की तरफ। पूछ रहे हैं आप लोगों से कि मंगलौर की संधि किसके बीच में हुई थी? आंग्ल मराठा के बीच में, आंग्ल मैसूर के बीच में, आंग्ल सिख के बीच में, या फिर आंग्ल बर्मा के बीच में? बताएं बेटा, मंगलौर की संधि किसके बीच में हुई? बताओ बताओ, तेजी के साथ में जवाब दो। मंगलौर की संधि किसके बीच में हुई? तो बच्चों मंगलौर की संधि हुई थी आंग्ल मैसूर के बीच में। बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुबह 6:30 बजे से
सुबह 6:30 से जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन से डिस्कस किए जाते हैं और शाम को 7:30 से जीके के 100 क्वेश्चन से डिस्कस किए जाते हैं और सभी बच्चों को पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती है। पीडीएफ पाने के लिए, इकट्ठी पीडीएफ पाने के लिए हमारी एप्लीकेशन की मदद ले सकते हैं और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भीमसेन ने लिखा है सर मेरा नेट का इश्यू है आज। कोई बात नहीं बेटा, किसी ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहाँ पर नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर नेटवर्क टोटली लुल हुआ पड़ा है तो फिर आप बाद में एक बार क्लास देख लेना, ठीक है। चलिए 223 पूछ रहे हैं कि डफला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम में, मिजोरम में, मणिपुर में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? बताइए बेटा जी, 10 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देने का प्रयास करें फटाफट से। फटाफट से 10 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देने का प्रयास किया करें। डफला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? डफला जनजाति निवास करती है मेरे प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश में। डफला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं आप लोगों से कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा हो करके नहीं गुजरती है? झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से या फिर त्रिपुरा से? बताओ बेटा, 224 के लिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 224 के लिए फटाफट से आंसर करें। कर्क रेखा होकर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इनमें से सही जवाब हो जाता है आपका ओडिशा। सी ऑप्शन जिन जिनका है उनका एकदम सही और सटीक जवाब है। बढ़ेंगे 225 की तरफ। पूछ रहा है कि डोबर जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? नॉर्वे और डेनमार्क, रूस और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस या फिर ईरान और ओमान? बताएंगे, तेजी के साथ में जवाब देंगे। डोबर जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? राइट आंसर बनता है इसका ब्रिटेन और फ्रांस। ध्यान रखना, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी सब जनसंख्या का हिस्सा बन करके रह जाएंगे। सरकारी नौकरी लिफाफे में बंद होकर के घर पर नहीं आएगी बच्चों, उसको छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने से भी काम नहीं चलेगा, बाकी लोगों से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पर आकर के बाकी लोगों की क्षमताएं खत्म हो जाएं, उससे कई गुना क्षमता आप लोगों को अपने अंदर जो है संजो कर रखनी है। और संजो करके ये नहीं है, सजा कर रखनी है, इकट्ठी करके रखनी है और उसका समय आने पर प्रयोग भी करना है। मेहनत करो, ठीक है। चलिए आशा रानी राम राम गुरु जी लिखा है, राम राम बिटिया। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है बेटा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1982 में, 1973 में, 1979 में या फिर 1988 में? तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई मेरे सभी युवा साथी, सभी पढ़ने वाले बच्चे तेजी के साथ में कमेंट करें। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स अपने प्राप्त कर सकते हैं। 3500 क्वेश्चन जीएस के हैं, 5000 क्वेश्चंस जीके के हैं। चलिए बच्चों फटाफट से जवाब दीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? समय समाप्त होता है। सही जवाब होता है इसका 1973 ईस्वी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। 227 पूछ रहे हैं आप लोगों से, दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। पीसी महालनोबिस ने, आर ए फिशर ने, एफ पेट्स ने या फिर एम एच हैंसेन ने? बताइएगा बेटा जी। भाई एक बार अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक करके गुरु दक्षिणा जरूर दे दो जो साथी अभी जुड़े हैं। और जो पहली बार आए हैं वीडियो पर, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे कि हर रोज की हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिलता रहे। बताएंगे बेटा जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे। दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होता है जी इसका
PC महालनोबिस ए ऑप्शन जिन जिन बच्चों का है उनका एकदम सही और सटीक जवाब है। भीमसेन ने कहा है सर मैंने लिए थे रात को नोट्स एप्लीकेशन से। ठीक है बेटा, उनकी गहराई से पढ़ाई करना, कभी कोई दिक्कत लगे तो व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के पास में है। ठीक है, हर काम आसान यश सिंह ने लिखा है हर काम आसान लगने लगता है जब सिर पर जुनून सवार होता है। बेटा जुनून से काम नहीं करना है, समझदारी से काम करना है। ठीक है, जुनून तो किसी का मर्डर करने का हो जाए सवार, किसी के घर में चोरी करने का हो जाए, लूटपाट का जुनून सवार हो जाए, तो जुनून जो है अच्छी चीज़ के लिए अच्छा है और बुरी चीज़ के लिए ये फिर आपको आपके जीवन को खराब कर देगा। ठीक है, तो जुनून से बात नहीं बनेगी। जुनून जो है आपने ठीक है अपनी समझदारी से ठीक लिखा है, लेकिन मैं भी जो बोल रहा हूँ वो भी बहुत सटीक शब्द समझाए मैंने आपको। ठीक है, समझदारी से काम चलेगा बेटा, समझदारी से और सादगी से जीवन जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पूछ रहा है बेटा आप लोगों से कि 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह थे, इंदिरा गांधी थी, मोरारजी देसाई थे या फिर राजीव गांधी थे? टेल मी द राइट आंसर। एक बच्चे ने पूछा है हेलो सर कहाँ से हैं आप? बेटा इसी भारत देश की भूमि से हूँ। जवाब दीजिए फटाफट से। सोलन प्रिया नमस्ते सर। नमस्ते भाई। चलिए राइट आंसर होता है जी इसका इंदिरा गांधी। ये जो बच्चा अभी जुड़ा है प्रिया के नाम से, इनका जवाब सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे प्रयास करेंगे, फटाफट से जवाब दीजिए। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु अर्जुन देव? तेजी के साथ में जवाब दें भाई फटाफट से। जयप्रकाश कुमावत हेलो, फटाफट से आ जाइए भाई, क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर रोज की क्लास टाइम से मिलती रहे। हमारे सुबह वाले और दोनों शाम वाले दोनों ही सेशंस में पेपर के मतलब के क्वेश्चंस ही लेकर के आते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फालतू का इधर उधर की ड्रामेबाजी और मनोरंजन नहीं मिलेगा, केवल पढ़ाई की और काम की बातें, मोटिवेशन जो आपको मिले और आप सही रास्ते पर चल करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छा बना सकें। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? राइट आंसर होता है जी गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चंस जिस बच्चे को अच्छे लग रहे हों गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठे का निशान दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। पूछ रहा है बेटा कि नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर असम में? कुछ बच्चों के साथ में ना एक दिक्कत रहती, आप लोग जवाब देते रहो, मेरी बात को सुनते रहो। कुछ बच्चों के साथ में दिक्कत क्या रहती है, जब तक आसान आसान सवाल पूछता रहे ना तब तक तो जवाब देते रहेंगे। जैसे ही कोई हाई लेवल का कोई मीडियम लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, जवाब नहीं दिया जाता, सेशन को छोड़कर भाग जाते हैं। अब इनको कोई ये समझाए कि कलयुग के इंसानों जिन चीज़ों का आपको नहीं पता है वो ही तो सीखनी है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो उन्हीं पर ध्यान देना है, सेशन को छोड़ करके नहीं भागना है। जिन क्वेश्चंस का जवाब पता होता है आपको उनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जिनका जवाब नहीं पता होता है उनसे आपको सीखने को मिलता है। और बेटा कमियों को पूरा कर लोगे तभी पेपर में बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, वरना जीवन ऐसे ही निकल जाएगा पेपर देते देते। ठीक है, सिलेक्शन नहीं पाओगे। पेपर देने में ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, सिलेक्शन पाने में ध्यान लगाओ। ठीक है, तैयारी इतनी अच्छी कर लो जिससे कि एक दो या तीसरे एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए बेटा नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? राइट आंसर बनता है जी उत्तराखंड में। उत्तराखंड जिनका जवाब है उनका एकदम सही है बिल्कुल। रोशनी गुड इवनिंग, उत्तराखंड जवाब दिया है प्रिया ने। रोशनी माई संसार का ए ऑप्शन था, प्रशांत का बी ऑप्शन था। सबसे ऊंची चोटी है सर ये अजमत अली का बी। सभी साथी ना क्वेश्चन नंबर के साथ में जवाब देंगे। 231 के लिए आप केवल 31 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, चिनाब नदी पर या फिर सतलुज नदी पर? मेरे सेशन में आकर के जब पेपर के मतलब के क्वेश्चंस को देखते हैं ना बच्चे, पढ़ते हैं, तब उनको खुद भी पता लग जाता है कौन कितना पानी में है, और मुझे भी पता लग जाएगा अभी आप लोगों के बारे में किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितने पानी में है। जहां पर दिक्कत लगेगी वहां पर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी को कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। फटाफट से जवाब जरूर दें लेकिन हर बच्चा। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है बेटा? राइट आंसर बनता है इसका चिनाब नदी पर। ठीक है, 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर जवाब दे दिया करो, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन को तो मैं ही पढ़ रहा हूँ, उसमें तो टाइम मेरा लग रहा है ना मेरी तरफ से। आंसर देने के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलने वाला है आप लोगों को। आगे पूछ रहा है बेटा कि भारत में किस राज्य
किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत में किसी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? रूमापाल, लीला सेठ, फातिमा बीबी या फिर सईदा ताहिरा? बताएं बेटा, तेजी के साथ में आंसर कर दें, फटाफट से जवाब दें। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला कौन थी? लीला सेठ। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं आप लोगों से कि भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में या फिर उत्तराखंड में? बता दीजिए, तेजी के साथ में जवाब दीजिए 233 के लिए। क्वेश्चन नंबर 233 के लिए जवाब दो, फटाफट से जवाब दो। भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों इसका पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा ने, हेनरी मोसले ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या फिर मैडम क्यूरी ने? बताओ बेटा, तेजी के साथ में जवाब दें। किसकी कितनी तैयारी है अभी पता लग जाएगा। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होता है इसका हेनरी मोसले। परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी मोसले ने। बी ऑप्शन बनेगा एकदम सही और सटीक जवाब। आगे पूछ रहा है बच्चों कि एक शब्द है पुट, इसका प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ के खेल में, क्रिकेट के खेल में, टेबल टेनिस के खेल में या फिर फुटबॉल के खेल में? बताया जाए, तेजी के साथ में आंसर करें भाई सभी साथी। सभी साथी तेजी के साथ में आंसर करें। पुट शब्द का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों इसका गोल्फ के खेल से। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51? बताएंगे बेटा, फटाफट से जवाब देंगे। कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? राइट आंसर बनता है बच्चों इसका अनुच्छेद 44। जिन बच्चों को नहीं पता है स्क्रीनशॉट लेते रहना और स्टोर कर लो। जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं पता है उनको अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर के स्टोर कर लो। बाद में सही जवाब का जो है रिवीजन करके उसको याद कर लिया करो। इस तरह से आपकी सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। और रिवीजन करते करते जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएं उसका स्क्रीनशॉट डिलीट करते जाना। मेमोरी भी आपकी खाली रहेगी और भरने दो। जब फायदे की चीज़ है तो मेमोरी ये है ही किस लिए? भरने के लिए तो है। तो बेटा इस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है आप लोगों से कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा या फिर जापान? प्रिया ने लिखा है सर क्लास रुक कर चल रही है। बेटा अपना रेजोल्यूशन कम कर लीजिए थोड़ा सा आप, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन पे चल रही होगी आपकी वीडियो, थोड़ा सा कम कर लीजिए रेजोल्यूशन को, या फिर आप ऐसे एरिया में थोड़ा सा मूव कर जाएं जहां पर नेटवर्क अच्छा आ रहा हो। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर बनेगा इसका कनाडा। सी ऑप्शन जिनका है उनका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? 16वें नंबर की, 15वें नंबर की, 14वें नंबर की या फिर 13वें नंबर की? बताया जाए। ए बी सी डी से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर के साथ में जवाब देना पड़ेगा सभी बच्चों ने। बताएं बेटा, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। बी ऑप्शन है एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए योगेश का जवाब एकदम सटीक है। अगला पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन आपसे
कि हाथी गुम्फा अभिलेख, या हाथी गुफा भी कह सकते हो या हाथी गुम्फा भी कह सकते हो, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? स्कंदगुप्त से, यशोवर्मन से, खारवेल से, या फिर रुद्रदामन से? बताएंगे जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे। गोविंद सिंह का जवाब आ गया है खारवेल। बाकी लोग भी कमेंट करें, फिर बढ़ते हैं सही जवाब की तरफ। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है प्यारे बच्चों? राइट आंसर बन जाएगा खारवेल। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है आपसे कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? बताओ, फटाफट से कमेंट करो। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है प्यारे बच्चों? अफ्रीका के महाद्वीप में है। बी ऑप्शन बनेगा एकदम सही और सटीक जवाब। ठीक है, पूछा जा रहा है आप लोगों से कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B12, या फिर विटामिन ए? बताएं जी। क्लास बेटा सुबह की जो रहती है वो 6:30 बजे से रहती है। सुबह की क्लास 6:30 बजे से रहती है GS की, और शाम वाली क्लास रहती है 7:30 बजे से, और ये क्लास रहती है GK और GS के मिक्स्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, लाइव टेस्ट होता है, इसमें आपकी टेस्टिंग होती है और आपको सजेशन दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी को कैसे अच्छे से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है जी? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, जिसको रतौंधी रोग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है बेटा, किस मानव शरीर अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यानी कि शरीर के कौन से अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? गुर्दा को, पेट को, लीवर को, या फिर फेफड़े को? बताएंगे बेटा, शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? करेक्ट आंसर है इसका, जवाब दो फटाफट से। लीवर को, सी ऑप्शन है सही जवाब। जिन बच्चों का गलत है घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन कर लेना और अपनी कमियों को पूरा कर लेना। पूछ रहा है बेटा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? बैंकिंग रेगुलेटिंग अधिनियमन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? 1951 में, 1969 में, 1949 में, या फिर 1974 में? बताएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर के साथ में जवाब देंगे भाई। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया है अंगूठे का निशान दबा करके, उन सभी बच्चों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बाकी लोग जो अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सभी साथी अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक करके गुरु दक्षिणा जरूर दें। और जो नए साथी हैं, पहली बार वीडियो पर आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना, जिससे कि हर रोज की क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिल जाया करे। चलिए जी, 243 के लिए सही जवाब होता है प्यारे बच्चों 1949 ईस्वी। सी ऑप्शन है एकदम सही और सटीक जवाब। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि MSME विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2004 में, 2002 में, या फिर 2008 में? बताया जाए बेटा, MSME विकास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर बनता है इसका 2006 में। MSME विकास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, या फिर तकनीकी बेरोजगारी? टेल मी द राइट आंसर वेरी क्विकली। यू आर हैविंग ओनली 15 सेकेंड्स टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताएं बेटा, 245 के लिए फटाफट से जवाब दें। ABCD से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर के साथ में जवाब दें सभी साथी।
जो तरीका है उस तरीके से चलना है, सिद्धांत के अनुसार चलना है, जिससे कि मुझे यहाँ पर पता पड़ता रहे कि आपने कौन से क्वेश्चन के लिए बी लिखा है, कौन से क्वेश्चन के लिए सी लिखा है। ए बी सी डी लिखने से पता नहीं पड़ता भाई। प्रचंड बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 246 पूछ रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, पास्कल होता है, वॉट होता है, या फिर बायल होता है? बता दीजिएगा तेजी के साथ में। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? टेल मी द राइट आंसर। आज के इस वाले सेशन में 201 से 300 तक के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जीके के, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चंस की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है। ए ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहा है कि साबुन के बुलबुले का आकार गोलाकार हो जाता है किसके कारण से? दबाव के कारण, संयंत्रता के कारण, जड़त्व के कारण, या फिर पृष्ठीय तनाव के कारण? बताओ, फटाफट से जवाब देना पड़ेगा भाई। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो गुरुदक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अंगूठे का निशान दबा करके। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं। बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लो, जिससे कि हर रोज सुबह और शाम दोनों टाइमिंग की क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिल जाया करे। साबुन के बुलबुले का आकार गोलाकार होता है किसकी वजह से बच्चों? पृष्ठीय तनाव के कारण। डी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने, अरबों ने, ईरानियों ने, या फिर तुर्कों ने? बताओ बेटा जी, फटाफट से जवाब दें। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? राइट आंसर बनता है इसका ईरानी। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया था। सी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहे हैं राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 1949 में, 1950 में, 1954 में, या फिर 1952 में? बताओ बेटा, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1952 ईस्वी में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1952 ईस्वी में, ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं आप लोगों से कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री? बताएं बेटा, तेजी के साथ में आंसर करते हैं भाई। तेजी के साथ में आंसर करें सभी साथी, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करें। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर बनता है जी लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन है एकदम सही और सटीक जवाब, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोगों को आज के इस वाले सेशन में 201 से और 300 तक के क्वेश्चंस कवर करने हैं, जिसमें हम लोग 250 कवर कर चुके हैं, यानी कि इंटरवल हो गया। इंटरवल है ना, हाफ क्वेश्चंस आप कवर कर चुके हैं। और आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि आप देश के किस कोने से, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन से स्टेट से चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं। फटाफट से कमेंट करें बेटा, फटाफट से कमेंट करें सभी साथी। आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से? फटाफट से कमेंट करें, तेजी के साथ में जवाब दें। फटाफट से कमेंट करें बेटा, तेजी के साथ में। आप लोग कमेंट करें देश के किस कोने से वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी के अभी। ब्रेक का मतलब ये नहीं है उठकर मत चले जाना कहीं पे। हाँ बच्चों बताइए फटाफट से। अलवर से लिखा है प्रिया ने, राजस्थान जयपुर से अंजलि, और भागलपुर से सौरभ, और कृष्ण बघेल हैं, स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट पलवल। बहुत बढ़िया, अंजलि चौधरी राजस्थान जयपुर। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 251 आपसे कि भारत में प्रथम बार कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी? 1542 में, 1862 में, 1664 में या फिर 1878 में? बताओ बेटा। भारत में प्रथम बार कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी? राइट आंसर बनता है इसका 1862 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है कॉन पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, या मूवमेंट या मार्क्सवादी। पूरा नाम बताना है, ठीक है। फटाफट से कमेंट करना है भाई, तेजी के साथ में जवाब दीजिएगा। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका डी ऑप्शन, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा? बताइएगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताओ बेटा, तेजी के साथ में जवाब दिया करो। राइट आंसर बनता है जी इसका ए ऑप्शन, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या फिर धर्म? बताएंगे बेटा, तेजी के साथ में जवाब देंगे सभी साथी। सभी बच्चे फटाफट से जवाब दे दीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? क्वेश्चन नंबर 254 आप लोगों की स्क्रीन पर। अंजलि चौधरी के नाम से जो बच्चा है क्वेश्चन नंबर के साथ में जवाब दें, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन से क्वेश्चन का जवाब दिया आपने। 254 का सी। चलिए, बिल्कुल सही बात है भाई। जो संविधान है वो सर्वोच्च है, संविधान के अंतर्गत ही संसद है, संविधान के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य की पड़ोसी देश म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश की, असम की, नागालैंड की या फिर मणिपुर की? कोई 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी पड़ोसी देश म्यांमार के साथ में सीमा लगती है, कोई एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। वो जवाब है हमारा, आपको बताना है, आप बताओ ना, फटाफट से कमेंट करो। म्यांमार के साथ में निम्नलिखित चारों में से किसकी सीमा नहीं लगती प्यारे बच्चों? असम की सीमा नहीं लगती है, बी ऑप्शन बढ़ जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 30 विषय, 29 विषय, 28 विषय या फिर 27 विषय? बताएंगे बेटा जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई, फटाफट से कमेंट करेंगे सुपर फास्ट स्पीड से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर बढ़ जाता है जी इसका 29, 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। अंजलि का जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तेजी के साथ में कमेंट कर दें भाई। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे कि हर रोज की क्लास टाइम से आप लोगों को मिल जाया करे। सुबह के 6:30 बजे से साइंस की क्लास चलती है, टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, और शाम को 7:30 बजे से जीके और जीएस के मिक्स्ड टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। यानी कि एक दिन में 200 क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। पीडीएफ एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है नोट्स पाने में तो संपर्क कर सकता है, सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। चले बेटा, बताइए फटाफट से, आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? राइट आंसर बन जाता है इसका नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि इक्वेडोर देश की राजधानी क्या है? सांजोस है, लीमा है, संटियागो है या फिर कवीटो है? बताएं बेटा, तेजी के साथ में जवाब दें, तेजी के साथ में कमेंट करें भाई, तेजी के साथ में फटाफट से। इक्वेडोर देश की राजधानी क्या है?
राइट आंसर बनेगा प्यारे बच्चों इसका क्वीटो। इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्वीटो। आगे पूछ रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1946 में, 1956 में या फिर 1960 में? तेजी के साथ में आंसर करेंगे भाई, तेजी के साथ में आंसर कर देंगे मेरे सभी युवा साथी। सभी युवा साथी फटाफट से कमेंट करेंगे भाई, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1945 ईस्वी में। जिन बच्चों का ए ऑप्शन है उनका सही है, बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में रिवीजन करके अपनी कमियों को पूरा ज़रूर कर लें। आगे पूछ रहा है बेटा कि चांद बीबी इनमें से किसकी शासिका थी? बीजापुर की, अहमदनगर की, गोलकुंडा की या फिर बीदर की? फटाफट से कमेंट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर के साथ में। चांद बीबी इनमें से किसकी शासिका थी? राइट आंसर बनता है प्यारे बच्चों अहमदनगर। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? पूछ रहा है आप लोगों से कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है या फिर बदुरई है? बताएं भाई, तेजी के साथ में कमेंट कर दें भाई, वीडियो को लाइक कर दें गुरु दक्षिणा के रूप में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें जिससे कि हर रोज की क्लास का नोटिस टाइम से आप लोगों को मिलता रहे प्यारे बच्चों। बताइएगा तेजी के साथ में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? राइट आंसर बन जाता है इसका इंदिरा पॉइंट। आगे क्या पूछ रहा है आपसे कि बांग्लादेश संसद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बांग्लादेश के संसद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 322, 363, 340 या फिर 350? टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर वेरी क्विकली, बताइएगा। बांग्लादेश की संसद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? जवाब दीजिए तेजी के साथ, तेजी के साथ बताइए भाई। राइट आंसर बनता है जी इसका 350। डी ऑप्शन बढ़ जाएगा आपके इस सवाल का सही और सटीक जवाब। बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है आप लोगों से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अलीज अलीराजपुर है, माहे है, गुंटूर है या फिर हैलाकांडी है? बताएं भाई, तेजी के साथ में आंसर करें। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो प्यारे बच्चों भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है जी? माहे। बी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। आगे पूछा जा रहा है कि बर्मा किस वर्ष में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? बर्मा देश जो है वो किस वर्ष में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? 1946 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1962 में? तेजी के साथ में जवाब दे दें भाई, ए बी सी डी से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर के साथ में जवाब देना पड़ेगा। बर्मा किस वर्ष में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था प्यारे बच्चों? 1948 में बना था। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहे हैं आपसे कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? 1867 में, 1877 में, 1884 में या फिर 1897 में? पेपर के मतलब के क्वेश्चन है, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से जवाब देते रहें, जिन क्वेश्चंस का जवाब नहीं पता है उनका जवाब सीखते रहें क्योंकि कमियों को पूरा करना है एग्जाम से पहले पहले। फटाफट से जवाब दें। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? राइट आंसर बनता है जी इसका 1897 ईस्वी में। डी ऑप्शन हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं आप लोगों से कि निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सलहेर है, तारामती है, कलसुबाई है या फिर अंजनेरी है? बताएंगे आप, बताओ फटाफट से जवाब दो। फटाफट से जवाब दें भाई सभी साथी। कौन सी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? राइट आंसर बनेगा इसका कलसुबाई। सी ऑप्शन बढ़ जाना है राइट आंसर, ठीक है। आगे पूछ रहे बच्चों कि भारत की किस राज्य में सबसे लंबा महाद्वीपीय तट है? भारत के भारत के किस राज्य में सबसे लंबा महाद्वीपीय तट है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरला में या फिर आंध्र प्रदेश में? बताएंगे बेटा, फटाफट से जवाब देंगे तेजी के साथ में। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी महाद्वीपीय तटरेखा है? राइट आंसर बनेगा इसका महाराष्ट्र। महाद्वीपीय तटरेखा कहां पर है?
महाराष्ट्र में। जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। गुजरात इज नॉट करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन पूछा है उसको देख लीजिए, आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में, लाल सागर में, काला सागर में, या फिर अरब सागर में? तेजी के साथ में आंसर करेंगे भाई सभी साथी। नील नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो प्यारे बच्चों, नील नदी अपना जल गिराती है भूमध्य सागर में। नील नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है जी? भूमध्य सागर में गिराती है। राइट आंसर बन जाएगा इसका ए ऑप्शन। बढ़ेंगे बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 280 में, या फिर अनुच्छेद 312 में? बताइएगा भाई, तेजी के साथ में जवाब दें भाई सभी साथी। आप लोगों के कमेंट का इंतजार है बेटा, फटाफट से जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया हुआ है? राइट आंसर बनता है जी इसका अनुच्छेद 352 में। बी ऑप्शन जिनका है उनका सही और सटीक है, बाकी लोग याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। पूछ रहा है बेटा कि भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 45 वर्ष? बताइएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु पूरा कर लेना आवश्यक है? करेक्ट आंसर है जी इसका 35 वर्ष। पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 15 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 30 को, या फिर अनुच्छेद 32 को? बताएंगे बेटा जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 32 को। ध्यान में रखना है। आगे पूछ रहा है कि गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम? बताएंगे बेटा जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे। अभी तक जिन बच्चों ने अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो 2 सेकंड का टाइम निकाल करके अंगूठे का निशान दबाकर वीडियो को लाइक करके गुरुदक्षिणा जरूर दें। जिनकी तरफ से अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे कि हर रोज की क्लास, सुबह की भी और शाम की भी, दोनों टाइम की क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिल जाया करे। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका न्यूटन का पहला नियम। आगे पूछ रहे हैं लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा नया रंग प्राप्त होता है? हल्का नीला, सलेटी, पीला, या फिर काला? बताएंगे बेटा जी, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा नया रंग प्राप्त होता है? सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें टाइम मत लगाओ। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे कि हर रोज की क्लास टाइम से मिले। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण को मिलाने से कौन सा नया रंग बनता है प्यारे बच्चों? पीला रंग बनता है। आगे पूछ रहा है कि केल्विन किसके मापने की इकाई है? घनत्व की, दाब की, द्रव्यमान की, या फिर तापमान की? तो बच्चा बच्चा जानता है कि केल्विन में हम लोग क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है बेटा निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी कि अ, अगर हम सभी की बराबर वजन की क्वांटिटी लें तो किस में सोयाबीन सबसे अधिक मिलेगा? सेब में, सोयाबीन में? किस में प्रोटीन सबसे अधिक मिलेगा? सेब में, सोयाबीन में, मूंगफली में, या फिर गेहूं में? बताएंगे, तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई। समान क्वांटिटी लेने पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा? सोयाबीन में मिलेगा जी। बी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग मतलब एक से दूसरे तक फैलने वाला, कंटाजियस। मधुमेह है, दमा है, खसरा है, या फिर सकरवी है? बताएंगे बेटा, फटाफट से जवाब देंगे भाई, तेजी के साथ में जवाब देंगे।
ABCD से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर के साथ में जवाब देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? राइट आंसर बन जाता है इसका खसरा। खसरा जो है एक से दूसरे तक फैल जाता है। आगे पूछ रहा है बेटा, हीमोग्लोबिन इनमें से किसका मुख्य घटक है? लाल रक्त कणिकाओं का, श्वेत रक्त कोशिकाओं का, प्लाज्मा का, या फिर उपर्युक्त सभी का? हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किसका घटक रहता है प्यारे बच्चों? लाल रक्त कणिकाओं का, यानी कि RBC का, रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जोड़े पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पसलियों की संख्या नहीं पूछ रहा, पसलियों के जोड़े पूछ रहा है। 13 जोड़े होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, या फिर 14 होते हैं? बता दीजिएगा तेजी के साथ में। तेजी के साथ में आंसर करते हैं भाई, तेजी के साथ में फटाफट से, समय नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, फटाफट से कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो प्यारे बच्चों, पसलियों के जोड़े होते हैं जी 12, और पसलियां कितनी हो गई? गुना में 2, यानी कि 24 पसलियां हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है, या फिर विटामिन है? बताना बेटा, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, बताएंगे? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है जी? हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है प्यारे बच्चों? हार्मोन होता है, ध्यान में रखना है। आगे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यमुना नदी, गोदावरी नदी, महानदी, या फिर दामोदर नदी? बताएंगे बेटा, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? ध्यान रखना, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, बाकी सब लोग जनसंख्या का हिस्सा बन करके रह जाएंगे। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है प्यारे बच्चों? गोदावरी बन जाएगा राइट आंसर। पूछ रहा है आप लोगों से कि भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? विपिन चंद्रपाल को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को, या फिर लाला लाजपत राय को? बताएंगे इसी तेजी के साथ में। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर बनेगा जी इसका बाल गंगाधर तिलक। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पेपर के मतलब के हैं, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा मेरे लाइव टेस्ट में। ये वो क्वेश्चन हैं जिनको पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और भविष्य में फिर से पूछे जाने की संभावना भी है। आगे पूछ रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, या फिर गुरु अमरदास? बताएंगे बच्चों, तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई, फटाफट से कमेंट करेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर बनता है जी इसका गुरु तेग बहादुर। पूछ रहा है कि पंजाब में कुल कितनी संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र के लिए हैं? 7, 5, 10, या फिर 11? बताएंगे बेटा जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई, तेजी के साथ में, तेजी के साथ में आंसर कर देंगे मेरे सभी युवा साथी। सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, गुरुदक्षिणा के रूप में अंगूठे का निशान दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देंगे, जिससे कि हर रोज की क्लास टाइम से आप लोगों को मिलती रहे। हाँ तो बच्चों, सही जवाब देख लेते हैं इसका। राइट आंसर होता है जी इसका 7। पंजाब में 7 संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र से। बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है आप लोगों से कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? बताइएगा, संवैधानिक संशोधन 13, संवैधानिक संशोधन 10, संवैधानिक संशोधन 15, या फिर संवैधानिक संशोधन 18? बताएंगे जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई थी प्यारे बच्चों? संवैधानिक संशोधन 15 के द्वारा। सी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहे हैं,
कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर आयरलैंड? बताएं बेटा। तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई सभी युवा साथी। सभी युवा साथी फटाफट से कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। आगे पूछ रहा है बेटा, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर जूडो? बताओ, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर के साथ में ऑप्शन लिखना। बताइए, देखता हूं किस किस का सही जवाब आता है। फटाफट से कमेंट करें। चलिए, प्रिया का जवाब आ गया है टेबल टेनिस। हाथ पर हाथ रख करके मत बैठो दर्शकों की तरह, खिलाड़ी बन करके मैदान में उतरो, खेलना सीखो, सेशन के साथ में जुड़ो, क्वेश्चंस का जवाब दो, तब पता पड़ेगा कौन कितने पानी में है। सही जवाब दे पाए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत निकला जवाब तो आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, एक बच्चे ने जवाब दिया बस, प्रिया ने टेबल टेनिस। देखते हैं सही है या गलत है। बाकी तो सब ABCD लिखने में लगे हुए हैं। अंजलि का जवाब आ गया 286 का डी, जूडो। राइट आंसर होता है जी टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है प्यारे बच्चों? टेबल टेनिस है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 फरवरी को, 26 मार्च को, 16 मार्च को या फिर 8 मई को? बताइएगा, राइट आंसर बताइए फटाफट से। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका 16 मार्च। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे पूछ रहा है कि जे थॉम्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? बताएं बेटा। फटाफट से कमेंट करेंगे भाई, सभी युवा साथी फटाफट से कमेंट करेंगे। जे थॉम्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर बनेगा जी इसका भौतिकी के क्षेत्र में, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये मिस्टर जोशी के नाम से जो बच्चा है बेटा, भले ही कमेंट मत करो, आपके कमेंट का कोई फायदा हो ही नहीं रहा है, आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर के साथ में ही जवाब मान्य है, उसी को मैं पढ़ रहा हूं तब से, आप तो बेवजह कमेंट कर रहे हो, इससे बढ़िया करो ही मत। मैं पढ़ तो जब भी नहीं रहा आपकी कमेंट, जब भी नहीं देख रहा मैं, क्यों कष्ट दे रहे हो उंगलियों को? और अगर कष्ट दे ही रहे हो तो क्वेश्चन नंबर भी लिखो। आगे पूछ रहा है बेटा कि गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? प्रागज्योतिषपुर, मछलीपट्टनम, पुरशपुरा या फिर भाग्यनगर? बताएं, फटाफट से आंसर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 289, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? राइट आंसर बनेगा प्यारे बच्चों इसका प्रागज्योतिषपुर। ए ऑप्शन है सही जवाब। जिनको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लें, भविष्य में इसका रिवीजन करके अपनी कमियों को पूरा कर लेना। पूछ रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको आप IPL कहते हैं, उसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2004 में, 2007 में, 2010 में या फिर 2008 में? बताइएगा, फटाफट से कमेंट करेंगे भाई। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों इसका 2008। डी ऑप्शन जिनका है उनका एकदम सही और सटीक है। पूछ रहा है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका प्रजनन के द्वारा, कोशिका संश्लेषण के द्वारा या फिर कोशिका विखंडन के द्वारा? बताएंगे बेटा, तेजी के साथ में आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। भाई जो मेरे साथी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सभी साथी अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक करके गुरुदक्षिणा जरूर दें। क्वेश्चंस को आप लोगों तक पहुंचाने में मेहनत लगती है, पहले छांटना पड़ता है,
पेपर के मतलब के क्वेश्चंस लेने पड़ते हैं, टाइप कराने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो एक गुरु दक्षिणा में वीडियो को लाइक के हकदार तो हम लोग हैं, ठीक है। कोई रुपए पैसे नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से, और इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम देश की सेवा भी क्या करोगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हर रोज का सेशन जो है उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें। एक कोशिका जीव कैसे प्रजनन करता है बेटा? कोशिका विभाजन के माध्यम से प्रजनन करता है। ए ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहे हैं आप लोगों से कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड से, विटामिन से, सेल्यूलोज से या फिर प्रोटीन से? बता दीजिए जरा, तेजी के साथ में आंसर करते हैं भाई सभी साथी। सभी बच्चे तेजी के साथ में आंसर कर दें। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों इसका सेल्यूलोज से बनी होती है। सी ऑप्शन बनेगा एकदम सही और सटीक जवाब। जिनको नहीं पता है स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या फिर संसद के द्वारा? ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई उत्पन्न विवाद है उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा है। बताएं बेटा, तेजी के साथ में जवाब दें। 293। राइट आंसर बन जाएगा जी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 294। पूछ रहा है कि जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, पल्सर कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसने थोड़ी सी भी विज्ञान पढ़ी है, थोड़ी सी भी जानकारी जो बच्चे रखते हैं वो इसका जवाब फटाफट से दे देगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तो इसको कौन सा ग्रहण कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं जी, सूर्य ग्रहण। क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य पूरा दिखाई नहीं देता है, और जब सूर्य पूरा दिखाई नहीं देगा तो उसी अवस्था को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 295 पूछ रहा है बेटा कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जकार्ता में, काठमांडू में, बेलग्रेड में या फिर काहिरा में? बताना जरा, तेजी के साथ में आंसर करते हैं भाई सभी युवा साथी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बेलग्रेड में हुआ था। सी ऑप्शन बढ़ जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 296 की तरफ। पूछ रहा है कि इनमें से भारत किसका सदस्य देश नहीं है? G20 का, G7 का, सार्क का या फिर यूनाइटेड नेशंस का? बताइएगा बेटा, तेजी के साथ में जवाब देना सभी साथियों ने। सभी बच्चों ने फटाफट से कमेंट करना है भाई, फटाफट से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। एप्लीकेशन का लिंक कॉपी कर दिया है, एप्लीकेशन का लिंक जो है वो कॉपी कर दिया है आपके कमेंट बॉक्स में। इनमें से भारत किसका सदस्य देश नहीं है? राइट आंसर बन जाएगा जी G7 का। भारत G20 का है, सार्क का है और यूनाइटेड नेशंस का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि हुनूज अभी दिल्ली दूर है, यह कथन किसका है? आमिर खुसरो का, बाबा फरीद का, अब्दुल कादिर बदायूनी का या फिर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का? बताएंगे बेटा जी, तेजी के साथ में जवाब देंगे। तेजी के साथ में आंसर करेंगे भाई सभी साथी। हुनूज अभी दिल्ली दूर है, यह कथन किसका है? यह कथन है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुंगभद्रा से, कृष्णा से, तापी से या फिर नर्मदा से? बताएंगे जी, तेजी के साथ में जवाब दें।
काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? राइट आंसर बन जाएगा प्यारे साथियों इसका तापी नदी। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तापी नदी से संबंधित है। आगे पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सी झील महान झीलों में से नहीं है? एरी, ओंटारियो, सुपीरियर या फिर विनीपेग? बताएं बेटा। 299 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 299 आप लोगों की स्क्रीन पर है। 300 तक हम लोग कवर करेंगे, फटाफट से बताइए इनमें से कौन सी झील महान झीलों में से नहीं है? राइट आंसर बन जाएगा विनीपेग झील। एरी, ओंटारियो और सुपीरियर तीनों ही झील महान झीलों के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल पूछ रहा है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? चलिए इसका जवाब मुझे लग रहा है कि मुझे ही बताना पड़ेगा। चलिए पहले जवाब बता देता हूँ इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अब